लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ठीक ही तो कहते हैं। औरत ही औरत का घर बर्बाद कर देती है। कभी नंद और सास बहू को बसने नहीं देती, तो कभी शौहर की कोई ऐसी कज़न जो इससे शादी की ख्वाहिशमंद हो गलतफहमियां डालती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी तो ना था। लेकिन फिर भी मैं बर्बाद हो गई। न जाने कसूरवार कौन था, मैं, मेरा शौहर या वो। मेरा नाम शफक था। मैं एक मतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखती थी। शक्ल सूरत में आम सी लड़की थी, लेकिन मेरा रिश्ता जहाँ से आया वो बहुत अमीर लोग थे। इनके पास पैसे की रेल पेल थी। ये रिश्ता खुदा की बहुत बड़ी इनायत लग रहा था। मेरा रिश्ता पक्का होते ही मेरी सास ने शादी जल्द करने का संदेशा सुना दिया। क्योंकि वो बीमार रहती थी, इसलिए बेटे की शादी करना चाहती थी। मैं रुखसत होकर ससुराल आई तो एक 20 साल लड़की बड़ी खुश मेरे आगे पीछे घूम रही थी। कहने लगी, ये नई दुल्हन है, मुझे बहुत पसंद है। मेरी सास ने कहा कि हाँ, ये दुल्हन है, तुम इसका बहुत ख्याल रखना। मुझे लगा कि शायद वो लड़की मेरे शौहर की कोई कज़न है या कोई रिश्तेदार है। मेरी सास बीमार थी, इसलिए मुझे वो लड़की ही कमरे तक ले गई थी। मुझे कमरे में बैठाया और खुद भी मेरे सामने बैठ गई। मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और कहने लगी, आपको नहीं पता कि आप मेरे लिए क्या हैं। मेरे कमरे में जब मेरा शौहर दाखिल हुआ तो वो लड़की मेरे बेड से खड़ी हो गई। मेरे शौहर को कहने लगी, सलाम साहिब, बेगम साहबा बहुत प्यारी और अच्छी हैं। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अब समझ आया कि वो तो एक मुलाजमा थी। मेरे शौहर ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गए। कहने लगे, मुझे खूबसूरती से ज़्यादा समझदार औरतें पसंद हैं। मुझे अपने घर के लिए एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो समझदारी से मेरा घर चला सके। तुमसे मैं यही उम्मीद रखता हूँ। बात इनकी भी ठीक थी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आज की रात अपने शौहर से बहुत कुछ सुनना चाहती थी, अपने हुस्न की तारीफ या मोहब्बत का इजहार। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ ना कहा। अगले रोज़ सुबह 7 बजे ही मेरा दरवाज़ा बजने लगा। मैंने पूछा, कौन है? तो आवाज़ आई, बेगम साहबा, बड़ी बीबी जी नाश्ते के लिए बुला रही हैं। मैंने कहा, मैं अभी आती हूँ। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर चली गई। सामने लॉन्च में ही माँ जी बैठी थी। मैंने उन्हें सलाम किया और इनके पास बैठ गई। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब वो लड़की मेरे कमरे में बिना दस्तक के ही दाखिल हो गई। इस वक्त कमरे में बस अदील थे। ऐसे में एक मुलाजमा लड़की का मेरे कमरे में यूं दाखिल होना मुझे चंबे में डाल गया था। मुझे अपनी सास से ही मालूम हुआ था कि रज्जो बचपन से ही इस घर में रहती है। मेरी सास इसे बहुत प्यार से रखती थी। मुझसे भी यही कहती थी कि इसे छोटी बहनों की तरह ही रखो, लेकिन मुझे वो कभी भी अच्छी नहीं लगी। इसकी वजह ये थी कि वो दिल के आगे पीछे रहती। कुछ दिन तो मैं ये सब तमाशा चुपचाप देखती रही, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी, आते ही लड़ना झगड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन चंद दिन बाद ही मैंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। अदील का हर काम मैं अपने हाथों से करने लगी। मैं बेशक आम शक्ल सूरत की मालिक थी, लेकिन मेरे बाल बला के हसीन और सिल्की और लंबे थे। अदील अक्सर मेरे खुले बाल देखकर बेखुद से होने लगते थे। अक्सर जब मैंने टाई पहनाती तो वो मुझे अपने हसार में ले लेते। कहते, तुम्हारे बाल बहुत हसीन हैं। एक बार वो यूं ही मुझे अपने हसार में लिए मेरी तारीफ कर रहे थे, जब बिना दस्तक रज्जो कमरे में दाखिल हुई। इसे अचानक से कमरे में देखकर अदील फौरन से मुझसे पीछे हट गए। मुझे भी रज्जो की हरकत बहुत बुरी सी लगी। वो मुझे और दिल को देखकर नजरें झुका गई थी। कहने लगी, नाश्ता तैयार है। मैंने गुस्से से इसे सख्त लहजे में डांटा। मैंने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है? जब तुम चाहे मुंह उठाए कमरे में चली आती हो। खबरदार जो आइंदा यूं कमरे में दाखिल हुई, पहले दरवाजे पर दस्तक देकर कमरे में आने की इजाज़त मांगा करो। अदील ने रज्जो से कहा, आइंदा दस्तक देकर कमरे में आना। वो टसवे बहाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैं अब किचन का खाना खुद बनाने लगी थी। अदील को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। किचन में एक और मुलाजमा मेरी मदद के लिए थी, जो मुझे सब्जियां काट कर देती थी। खाना बनाने में मेरी मदद कर देती। इसका नाम नज़ीरा था। सब्जी काटते हुए मुझसे कहने लगी, बेगम साहबा, इस रज्जो की बच्ची से ज़रा बच के रहना, बड़ी होशियार लड़की है। चापलूसी करके इसने दिल साहिब और बड़ी बेगम साहबा को हाथों में लिया हुआ है। बस मालकों की तरह से दूसरे मुलाजमों पर हुक्म चलाती है। नज़ीरा की बात मेरे दिल को लगी थी। वाकई मैंने रज्जो को कभी भी कोई काम करते नहीं देखा था। रात को जब मैंने खाना डाइनिंग टेबल पर रज्जो से ही रखवाया तो दिल मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। फिर मुझसे पूछने लगे, ये नज़ीरा अम्मा बीमार हैं क्या, जो रज्जो खाना लगा रही है? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है, बस ये रज्जो हड हराम होती जा रही है। इसलिए आज के बाद मैं ये तय करूंगी कि कौन सा मुलाजिम क्या करेगा।
میری بات پر عدیل نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، کہنے لگے رجو صرف میری والدہ کی خدمت پر مامور ہے، ان کا خیال رکھتی ہے اور اسی کی تنخواہ بھی لیتی ہے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمام ملازمین پر نظر رکھتی ہے۔ مجھے دل کے منہ سے اس لڑکی کی حمایت زہر لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اگر رجو ماں جی کی خدمت میں مامور ہے تو ان کے کمرے تک محدود رہا کرے، پورے گھر میں کیوں دندناتی پھرتی ہے؟ میں نے دل کے لہجے کی سختی کا اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ رجو خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ آنے لگا تھا۔ عدیل میرا خراب موڈ دیکھ کر مجھے لانگ ڈرائیو پر لے گئے، مجھے آئس کریم کھلائی۔ میرا موڈ کافی حد تک بحال ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن جب عدیل نے ویٹر سے کہا کہ ایک چاکلیٹ آئس کریم پیک کر دو تو میں نے پوچھا چاکلیٹ آئس کریم کس کے لیے؟ کہنے لگے رجو کو بہت پسند ہے۔ یہ سن کر میرے تو سارے موڈ کا بیڑا غرق ہو کر رہ گیا تھا۔ میں گاڑی میں خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے یہ بات چبھ رہی تھی کہ عدیل رجو کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا عدیل آپ بتائیں مجھے کون سی آئس کریم پسند ہے؟ میرے سوال پر کہنے لگے تم نے میری ہی پسند کی ونیلا آئس کریم کھائی ہے، شاید تمہیں ونیلا ہی پسند ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں مجھے رنگ کون سا پسند ہے؟ تو عدیل اس پر مسکرانے لگے۔ شفق مجھے خواتین کے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں رجو کو کون سا رنگ پسند ہے؟ عدیل بولے نیلا، اور آئس کریم تو کہنے لگے چاکلیٹ آئس کریم۔ میرا دل تھا کہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ 6 ماہ ہو چکے تھے ہماری شادی کو۔ مجھے دل کی پسند ناپسند جاننے میں بس ایک ہفتہ ہی لگا تھا، اور 6 ماہ کے عرصے میں وہ اتنا بھی جان نہیں پائے کہ مجھے کون سا رنگ پسند ہے اور آئس کریم کا فلیور کون سا پسند ہے۔ اور رجو وہ ملازمہ، اس کی اتنی فکر تھی اس کی پسند کی آئس کریم کا جمبو پیک لے کر آئے۔ میرا ضبط تو جیسے جواب دے گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ عدیل 15 منٹ بعد کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے یوں پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے کہا ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، آپ کو میری کیا پرواہ؟ میری اس بات پر وہ کہنے لگے تمہاری پرواہ تھی تو تمہیں گھما پھرا کر لایا ہوں تاکہ تمہارا موڈ بحال ہو سکے۔ اچھی خاصی تو تھی تم، ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا رجو آپ کی لگتی کیا ہے جس کی آپ کو اتنی فکر رہتی ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگے بس اتنی سی بات پر تم نے اتنا تماشا لگایا ہے؟ شفق میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ بچپن سے اس گھر میں رہتی ہے۔ ظاہر ہے کئی بار مجھ سے چاکلیٹ آئس کریم منگوا چکی ہے۔ جب بھی میں ماں جی کے لیے کپڑے لاتا تھا وہ مجھ سے اپنے لیے نیلے رنگ کا جوڑا ہی منگواتی تھی، تو مجھے یہ یاد رہ گیا۔ عدیل کی بات سن کر تو مجھے اپنا رونا واویلا مچانا واقعی میں ہی فضول لگنے لگا تھا۔ عدیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی اپنائیت سے کہا دیکھو شفق، اگر تم مجھ پر شک کرو گی تو ہماری اچھی خاصی زندگی میں خود ہی زہر بھر لو گی۔ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ بیوی ہی رہو گی، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ رجو ایک ملازمہ ہے اور کچھ نہیں۔ آج تو میں تمہیں یہ وضاحت دے رہا ہوں لیکن آئندہ نہیں دوں گا۔ میں نے اس کے بعد خود کو کافی بدل لیا تھا، لیکن کچھ دنوں سے میرا سر بھاری بھاری سا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ دل مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ میں امید سے ہوں تو دل کی خوشی قابل دید تھی۔ مجھ پر ہزاروں روپے وار کر انہوں نے ملازمین میں تقسیم کیے۔ رجو کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ ماں جی نے میرا ماتھا چوما، مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ رجو مجھے تازہ پھلوں کا جوس بنا کر دیتی، مجھ سے میرے ہونے والے بچے کی باتیں کرتی رہتی۔ میں بے انتہا خوش تھی، مگر انہی دنوں میری ساس بہت بیمار رہنے لگی تھی اور رجو سارا وقت ماں جی کے ساتھ ہی گزارتی تھی، لیکن ماں جی کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی ہی چلی گئی۔ ایک رات ہم سو رہے تھے جب کمرے کا دروازہ بڑی زور سے دڑدڑایا گیا۔ عدیل اور میں ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ صاحب جی، بڑی بی بی جی بات نہیں کر رہی، ہل بھی نہیں رہی۔ یہ سن کر عدیل بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے۔ میں بھی تیزی سے ماں جی کے کمرے میں گئی۔ عدیل روتے ہوئے اماں جی کو اٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ماں جی ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دکھ تو مجھے بھی بہت ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ بری حالت رجو کی تھی، کیونکہ وہ انہیں ہی ماں کی طرح سمجھتی اور چاہتی تھی۔ پہلی بار مجھے بھی رجو پر ترس آیا، لیکن جب عدیل ماں جی کو سپرد خاک کر کے واپس لوٹے تو رجو دل کو دیکھ کر بھاگ کر دل کے پاس چلی گئی۔ ان کا گریبان پکڑ کر رونے لگی، کہنے لگی میری ماں کو کہاں چھوڑ آئے ہیں وہ؟ دل کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے تو یہ دیکھ کر ایک زوردار جھٹکا سا لگا تھا۔ دل بھی اس کا سر سہلا کر تسلی دینے لگے، لیکن میں تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ عدیل کی نظر جب مجھ پر پڑی تو رجو کو خود سے الگ کیا اور خود باہر چلے گئے۔ میں سو چکی تھی اسے اب اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ وہ ماں جی کی وجہ سے اس گھر میں تھی، اس لیے اب اس کی اس گھر میں رہنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔
चंद दिन तक तो रज्जो माँ जी के कमरे में ही बैठी रही। इसके बाद वो कुछ संभल सी गई थी। रात के खाने से वो मुसलसल इनकार कर रही थी, लेकिन अदील ने इसरार करके इसे टेबल पर बैठा दिया। कहने लगे, खाना खाओ, ऐसे तुम तो कमज़ोर हो जाओगे। मुझे दिल का रज्जो के साथ इतना हमदर्दाना रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कहा, रज्जो तुम जब तक यहाँ रहोगी माँ जी के लिए रोती ही रहोगी। इस घर में माँ जी की यादें बसी हैं, तुम तो रो रो कर बीमार पड़ जाओगी। बेहतर है कि तुम इस घर का काम ही छोड़ दो और कहीं और नौकरी कर लो, ताकि तुम्हारा दिल बहल सके। मेरी बात सुनकर रज्जो की रंगत उड़ गई थी और दिल के माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगे, रज्जो इसी घर में रहेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती वो कहीं नहीं जाएगी। अदील की बात सुनकर मैं खाना खाए बगैर ही उठ गई, अपने कमरे में आ गई। हर वक्त रज्जो में तंग आ चुकी थी। दिल कहने लगे, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मैंने गुस्से से कहा, मैं जीऊँ या मरूँ आपको क्या परवाह। मेरी बात पर अदील पहली बार गुस्से से मेरे साथ पेश आए थे। कहने लगे, शफक तुम्हारी लापरवाही से अगर मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैंने एक बेटे को जन्म दिया तो अदील ने सारे खानदान में देसी घी की मिठाई तकसीम की। लेकिन इसके बाद रज्जो ने मेरी ज़िंदगी जीर्ण बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन अदील मेरे साथ वैसे ही थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। आजकल तो रज्जो के रंग ही निराले थे। साफ सुथरे कपड़े पहनने लगी थी और दोबारा से दिल के आगे पीछे रहने लगी थी। मैं दिल की पसंद का खाना बनाती तो इसमें नमक मिर्च तेज़ करके ख़राब कर देती। दिल मुझे घूरने लगते। मैं परेशान सी होकर रह गई थी कि ये हरकत कौन करता है। एक बार मैं किचन में दाखिल हुई थी, तेज़ी से सालन का ढक्कन हटाए इसमें मिर्चों के चम्मच भर भर कर डाल रही थी। मैंने वहीं से इसे डांटना शुरू कर दिया। दिल भी वहीं पहुंच गए। जब मैंने रज्जो की हरकत बताई तो दिल ने गुस्से से रज्जो का हाथ पकड़ा और इसे कमरे में ले गए। कहने लगे, तुम बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ गई हो, आज तुम्हें सीधा करता हूँ। इसे कमरे में ले गया और डांटने लगे। शायद इस पर हाथ भी उठा रहे थे क्योंकि इसके चीखने की आवाज़ें आ रही थी। 3 घंटे बाद अदील कमरे से बाहर आए। मैं बहुत खुश थी कि इस लड़की का दिमाग दुरुस्त रहेगा। अदील अभी भी गुस्से में थे। कहने लगे, ज़्यादा ही सर पर चढ़ गई थी ये लड़की, मुझे लगा वो सीधी हो जाएगी। जब वो सुबह कमरे से बाहर निकली तो पहले जैसी ना थी। इसकी आंखें रोई रोई ना थीं और ना ही वो गमज़दा थी, बल्कि पहले से ज़्यादा चहक रही थी। मुझे इसे देखकर हैरत हुई। फिर तो इस लड़की ने काम ही यही पकड़ लिया था। कभी मेरी अलमारी ख़राब कर देती, कभी मेरे साथ ज़ुबान दराज़ी करती। जब मैं दिल से शिकायत लगाती वो इसे कमरे में ले जाते। इस लड़की की चीखने की आवाज़ें आती कि मुझे मत मारो, मैं आइंदा नहीं करूँगी। लेकिन अगले रोज़ वो हशाश बशाश होती। मुझे शक होने लगा था, इसलिए एक दिन मैंने माँ जी के कमरे में खिड़की का लॉक खोल दिया, क्योंकि रज्जो अभी भी माँ जी के कमरे में ही रहती थी। और जब वो गुस्से से कमरे में लेकर गए, मैं बरौनी जानिब से इस खिड़की के पास आ गई। जैसे ही मैंने खिड़की खोलकर देखा, मेरी जान ही निकल गई थी। एक टेप रिकॉर्डर दरवाजे के पास रखा गया था, जिससे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। वो एक साथ बेड पर लेटे हुए थे। ये देखकर मैं चकरा के रह गई। रज्जो कहने लगी, मैंने बहुत जुदाई सह ली है अदील, हमें इस औरत से बच्चा चाहिए था क्योंकि मैं बांझ थी, बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। अब इसे क्यों तलाक नहीं दे रहे? मैं सौतन को इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगी। निकालो इस घर से, वरना मैं धक्के मार कर निकाल दूंगी। मुझसे इसलिए शादी की थी। रज्जो मुलाजमा नहीं, दिल की बीवी थी। इन्हें मुझसे सिर्फ औलाद चाहिए थी। मैं इस खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में चली गई। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने अपने बेटे को लिया और अपने मैके जाकर सारी बात अपने वालिदैन को बता दी। खुला का नोटिस भी दिल को भिजवा दिया। इससे पहले कि वो मुझे तलाक के नाम पर जिल्लत का तमाचा मारकर घर से निकालते, मैं खुद इनकी राहें आसान कर दूं। अदील बहुत बार मैके आए, मुझसे मिलने का कहने लगे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे वालिदैन ने भी इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वो मेरे वालिदैन की मिन्नत करने लगे कि बस एक बार, सिर्फ एक बार शख्स से बात करने दें। लेकिन मैं नहीं मानी। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, जब मुझे लगा मेरी खिड़की से कोई चोर अंदर दाखिल हुआ है। इससे पहले कि मैं चीखती चिल्लाती, मेरे मुंह पर हाथ रखा जा चुका था। मैं हूँ दिल, शोर मत मचाओ शफक, मेरी एक बार बात सुन लो। तुम्हारी जिद की वजह से मुझे ये चोर रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, आपने मुझे धोखा दिया, मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहते हैं। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। आपको मुझे तलाक देनी है, शौक से दे दें। अदील कहने लगे, मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुमसे झूठ बोलकर शादी की। लेकिन ये भी सच है कि तुम्हें ना तलाक देना चाहता हूँ, ना ही तुम्हारा बच्चा तुमसे छीनूंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, रज्जो का दिमाग भी दुरुस्त कर चुका हूँ।
اسے روز یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے وہ اس خیال کو دل سے نکال دے۔ بچے کے بنا اس کی عقل بھی ٹھکانے آ چکی ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن تم بھی اب اپنی ضد چھوڑ دو اور میرے ساتھ واپس چلو۔ رجو تم سے معافی بھی مانگ لے گی اور تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گی۔ لیکن میں اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیسے اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ بانٹ سکتی ہوں۔ میرے لیے یہ فیصلہ مشکل ہے۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔